सुबह का वक्त था। अनोखे लाल की ब्लैक कलर की पल्सर सड़क को रौंदती हुई सरपट आगे भागी जा रही थी। वह हमेशा की तरह सिविल ड्रेस में था, आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा था। कुछ देर बाद बाइक एक बंगले के गेट के सामने रुकी। बंगला 7 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ था। गेट के बगल में नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर गोल्डन हर्फ में लिखा था जगजीवन सिंह, ग्रीन विला, 140/151 डी ब्लॉक, मोती नगर, राजनगर। अनोखे लाल ने बाइक पर बैठे बैठे ही नेम प्लेट पर नजर दौड़ाई, फिर बाइक साइड में खड़ी की, उतर कर गेट की तरफ पहुंचा। किससे मिलना है? गेट पर बैठे गेट कीपर ने फौरन उससे पूछा जब वह गेट के नजदीक पहुंचा। क्या यह चिड़ियाघर है? अनोखे लाल चश्मा उतार कर अपने ही अंदाज में पूछा। चौकीदार हड़बड़ा गया। नहीं। कॉल सेंटर है? नहीं। बैंक है? नहीं। फिल्म सिटी? नहीं। फिर क्यों पूछा किससे मिलना है? अबे जिसका घर है उसी से मिलने आऊंगा ना। अनोखे लाल ने अपने अनोखे अंदाज में उसे डरा दिया। आप कौन है? उसने सहमे हुए स्वर में पूछा। पुलिस। वह तुरंत खड़ा हुआ और सलाम ठोका। कुछ पल तो यूं ही गुजर गए। दरवाजा तुम खोलोगे या ये अपने आप ही खुलता है? गेट कीपर कुछ ज्यादा ही डर गया। इस बार उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अनोखे लाल आगे बढ़ गया। गेट पार कर वह ठिठका, आसपास नजर घुमाई। बंगले के चारों तरफ सुंदर सुंदर हरे भरे फूल वाले पेड़ पौधे वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। जमीन पर लॉन में मखमली हरी घास बिछी हुई थी। गेट से बंगले तक लाल ईंटों का पक्का साफ सुथरा रास्ता बना हुआ था। एक तरफ फाउंटेन भी लगा था जो उस घड़ी बंद था। बंगले के पोर्च में एक महंगी ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। इतना सब कुछ देखने के बाद अनोखे लाल सीधा बंगले के मुख्य गेट पर ही जाकर रुका। दरवाजे के बगल लगी कॉल बेल बजाई और कुछ पल वेट किया। दोबारा बेल बजाने पर दरवाजा खुला। जी कहिए, नौकर ने पूछा जिसने दरवाजा खोला था। क्या? अनोखे लाल अपनी कॉमेडी करने से कभी भी नहीं चूकता था। जी? नौकर उसके अंदाज पर हड़बड़ा गया। जी कहूं? अरे मेरा मतलब है कि किससे मिलना है आपको? कौन है आप? क्या यह घर होम मिनिस्टर का है? नहीं। चीफ मिनिस्टर का? नहीं। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का? अरे नहीं। फिर क्यों पूछा किससे मिलना है? अनोखे लाल ने पुलिसिया अंदाज में हड़काया। एक तरफ हटो, मुझे तुम्हारे मालिक जगजीवन सिंह से मिलना है। हाथ से नौकर को एक तरफ ठेलते हुए बंगले के अंदर प्रविष्ट होने लगा। नौकर भी हठी था, फौरन बीच में आ गया, उसे भीतर जाने से रोका। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम? और क्या पुलिस? अनोखे लाल ने कहा तो नौकर एक तरफ हट गया। फिर उसने रोकने की हिम्मत भी नहीं की। अनोखे लाल लंबे लंबे डग भरता हुआ ड्राइंग रूम में जा धमका। वह देखने में जरा सा भी पुलिसिया नहीं लगता था। न 6 फुट का था, न हट्टा कट्टा, न ही तोन निकली थी और न ही पुलिसिया जैसा रूप था। वह दुबला पतला 5.5 फुट का साधारण कद काठी वाला सांवली सूरत का शख्स था। देखने में बेहद सामान्य इंसान लगता था, पर उसे जानने वाले ये भी जानते थे कि वो क्या बला है। वह एक आफत की पुड़िया थी। जिस केस में पड़ता था उसे उधेड़ कर रख देता था। जब तक मामले की तह तक न पहुंचे वह दम भी नहीं लेता था। विभाग से उसे हमेशा जटिल से जटिल केस ही मिलते थे। सुलझाने के लिए वह हमेशा अपना 100% देता और सफल होकर दिखाता। ड्राइंग रूम में जगजीवन जी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। कदमों की आहट सुनकर गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। किसी अपरिचित को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ी। तब तक अनोखे लाल उसके बेहद नजदीक जा पहुंचा था। गुड मॉर्निंग, उसने चेहरे पर प्रसन्नता लाते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, जगजीवन ने हिचकिचाते हुए पूछा। आप कौन? अनोखे लाल, उसने बेवजह खीसें निपोरी। अनोखे लाल? व्हाट डू यू मीन अनोखे लाल? वह सोफे पर खेलते हुए बेफिक्री से बोला। ये तो मुझे भी नहीं पता नहीं बचपन में मैंने क्या अनोखा काम कर दिया था कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम अनोखे लाल रख दिया, जबकि मुझ में तो कुछ ऐसा है नहीं अनोखा। सच में मेरे भी 2 हाथ, 2 पैर, 1 सर, 1 पेट और सब आपकी तरह है, बस रंग थोड़ा सांवला जरूर है। आखिर तुम हो कौन? जगजीवन जी को गुस्सा आ रहा था। अभी बोला तो था। यहां क्यों आए हो? जगजीवन झल्ला पड़ा। अनोखे लाल थोड़ा संजीदा हुआ। माफ करना, मेरी बातों पर आपको गुस्सा आ गया, पर क्या करें, इस तरह से बात करना मेरी आदत है।
ऐसी वाहियात आदतें मुझे नहीं पसंद। मुझे भी नहीं है, अनोखेलाल तुरंत बोला। पता नहीं कब कैसे पड़ गई, पर मैं इसे छुटकारा भी नहीं पाना चाहता। जगजीवन ने उसे हैरानी से देखा, क्योंकि वह बोलता गया, आज की टेंशन भरी लाइफ में कुछ राहत पाने का यही एक तरीका है। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर। ओफो, आखिर तुम हो कौन, क्या चाहते हो और यहाँ क्यों आए हो? अरे अरे अरे, लगता है आपको गुस्सा आ रहा है। वैसे गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब यही कहते हैं। जगजीवन बाल नोचने को आमदा हो चुका था। लगता है आप अधीर हो रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि मैं अनोखेलाल हूं। नाम के अलावा भी तुम्हारी कोई और पहचान है? पहले पूरी बात तो खत्म होने दीजिए। ठीक है, करो खत्म। क्या? अरे बात और क्या। ओके ओके ओके, तो मैं कह रहा था कि मेरा नाम अनोखेलाल है। मैं क्राइम ब्रांच में सीनियर इंस्पेक्टर हूं। अब जगजीवन सीधा हुआ और आंखों में उसके आदर के भाव आए अनोखेलाल के लिए, पर चेहरे पर भी कई प्रश्न चिन्ह के भाव भी प्रकट होने लगे। यानी पुलिस हैं आप? जगजीवन का जिस्म कांपता सा लगा। जी हाँ। लगता है आप पुलिस के नाम से डरते हैं। नहीं, डरूंगा क्यों? हाँ, थोड़ा घबरा जरूर जाता हूं। मेरे यहाँ पहले कभी पुलिस नहीं आई। यह तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी किसी के यहाँ पुलिस आना अपशगुन माना जाता है। हर कोई यह बात समझ ही ले तो कितना अच्छा हो, नहीं? पुलिस की जरूरत ही ना हो। जब कहीं क्राइम नहीं होगा तो पुलिस की क्या जरूरत? जगजीवन कुछ नहीं बोला, बेचैनी से पहलू बदलता रहा। उसने अनुमान लगा लिया था कि सामने बैठा शख्स बेहद खास है, जो किसी बात के लिए भूमिका बना रहा है। पर यह मुमकिन कहाँ? अब देख लो, आपके यहाँ कभी पुलिस नहीं आई, पर आज तो आ गई ना। आप किस लिए आए हैं? टेबल पर पड़ी चाय जगजीवन की ठंडी हो रही थी। आपका बंगला बड़ा शानदार है, खुद का है। अनोखेलाल ने जगजीवन सिंह की बातों पर जरा भी ध्यान ना देते हुए कहा। आपको क्या लगता है मैं इसे चुरा कर लाया हूं? चुरा कर तो नहीं ला सकते, यह नामुमकिन है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो माहौल बहुत बिगड़ जाता। घर इधर से उधर दौड़ते फिरते, फिर सभी एक दूसरे का घर चुराते होते। नहीं, आप काम की बात करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जगजीवन रिस्ट वॉच की तरफ देखते हुए निर्णयात्मक अंदाज में बोला, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ऑफिस? हाँ, ऑफिस से ध्यान आया, आप सेठ राधा मोहन जी के यहाँ काम करते हैं। हाँ, उनकी 4 फैक्ट्रियां हैं, चारों मैं ही देखता हूँ। सिर्फ देखते हैं या काम वाम भी करते हैं? देखने से मेरा मतलब काम ही है। आपका वैभव, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब देखकर लगता है कि आपकी काफी मोटी रकम होगी। हाँ, मुझे महीने के 70,000 मिल जाते हैं। बस 70,000? अनोखेलाल ऐसे चौंका जैसे 70,000 सच में कोई मामूली रकम हो। क्यों, 70,000 तो एक बड़ी पगार होती है। इतनी कि करोड़ों का बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर अफोर्ड कर सकता है। जगजीवन सकपकाया, फिर संभल कर बोला, आप यह सब पूछने के लिए आए हैं? आप पुलिस विभाग से हैं या इनकम टैक्स विभाग से? बताने में ऐतराज है तो नहीं पूछता। मुझे ऐतराज क्यों होगा, तो बताइए। जगजीवन ने गहरी सांस भरकर छोड़ी। दरअसल राधा मोहन जी के संघर्ष के वक्त मैंने उनकी बहुत मदद की थी। हम जिगरी दोस्त बन गए थे। बाद में वह बिजनेस में बहुत सफल हुए। सफल क्या हुए, बिजनेस में छा गए। तो उन्होंने अपना सारा काम मुझे देखभाल के लिए दे दिया। पेमेंट के अलावा 5 लाख हर महीने बोनस के रूप में देते हैं। ऐसी दरिया दिली, फिर तो आप किस्मत वाले हैं। कुछ देर तक वहां पर सन्नाटा पसरा रहा। आपको तो यह पता ही होगा कि राधा मोहन जी की इकलौती बेटी है जो एक लड़के के साथ भाग गई है। जी हाँ, जगजीवन बोला, फिर एकाएक चौंका। आपको कैसे मालूम? मुझे तो यह भी मालूम है कि यह सब ड्रामा था। वो सब क्या? दीक्षा का लड़के के साथ भागना वगैरह वगैरह? जगजीवन ने हैरानी से देखा उसकी ओर। हैरान मत होइए, राधा मोहन जी अपनी बिगड़ैल लड़की को सुधारने के लिए खुद उन्होंने ही उसे भगाने का ड्रामा रचा था। यह सब आपको कैसे पता? पहले हाँ भी भरिए, जो मैं कह रहा हूं वो सच है। हाँ हाँ, ये सच है। यानी आपको भी सब पता था? तभी तो बोला हाँ, मुझे खुद सेठ जी ने बताया था।
तब तो ड्रामे का क्लाइमैक्स क्या था ये भी पता होगा। जी क्या? हाँ, क्लाइमैक्स में दीक्षा को चौंकाने का ड्रामा करना था। बाद में दोनों की शादी का प्रोग्राम था। दीक्षा को चौंकाने के लिए उसे गोली मारने का प्रोग्राम था। हाँ, उससे क्या होता है? गोली लगने के बाद भी दीक्षा सही सलामत होती, उसे कुछ नहीं होता तो वह चौंक पड़ती, फिर उसे सब कुछ समझा दिया जाता और तब यही दीक्षा का सरप्राइज होता। सेठ जी ने यह सब ड्रामा दीक्षा को सुधारने के लिए बनाया था, पर अगर वह न सुधरती तो क्लाइमैक्स क्या होता है? उस कंडीशन में दीक्षा को डायरेक्टली सब सच सच बता दिया जाता, उसकी शादी अक्षय से करा दी जाती, गोली वाला कोई प्रोग्राम ही नहीं होता। नहीं, दीक्षा की शादी अक्षय के साथ हो जाती, पर यह बात किसी को हजम नहीं हुई। कुछ रुक कर बोला अनोखे लाल ने। हजम नहीं हुई मतलब? जगजीवन के माथे पर सिलवटें पड़ी। वैसे क्या आपको यह भी पता था कि क्लाइमैक्स किस होटल में संपन्न होना था? जी हाँ, अक्षय दीक्षा को लेकर डीलक्स होटल में ठहरा था। उसने फोन कर सेठ जी को बताया था और सेठ जी ने मुझे। कब? परसों दोपहर को। परसों तो अक्षय और दीक्षा को लेकर राजनगर पहुंचा ही नहीं था। उस होटल में ठहरना तभी पक्का हो गया था जब वह कानपुर में थे। कानपुर से वापस राजनगर आने के प्रोग्राम के एक दिन पहले ही अक्षय ने फोन कर सेठ जी को डीलक्स होटल में ठहरने के बारे में बताया था। तब क्या आप राधा मोहन जी के साथ थे? उनके घर पर ही था, कुछ पेपर्स उनसे लेने थे। ओ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एकाएक जगजीवन ने पूछा। अनोखे लाल ने सोचा, फिर कहा, कल डीलक्स होटल में क्लाइमैक्स था, मालूम ही होगा। हाँ, आप साथ नहीं गए थे सेठ जी के? आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? जगजीवन आखिरकार खींचने लगा। पहले बताइए। कल शाम से लेकर सारी रात तक माधवपुर वाली फैक्ट्री को हमें देखना था। माल डिलीवरी सही समय पर पहुंचे, इसलिए अक्सर रात दिन काम चलता ही रहता है। सेठ जी ने फोन पर मुझसे होटल चलने की बात कही थी, पर जब मैंने काम के बारे में बताया तो उन्होंने ही कहा था कि मैं फैक्ट्री में रहूं और काम समय पर पूरा कराऊं। ओ, लेकिन बात क्या है बताइए प्लीज। बात दरअसल ये है कि कल डीलक्स होटल में दीक्षा की मौत हो गई। क्या? जगजीवन सोफे से उछलकर खड़ा हो गया। क्या कहा? दीक्षा की मौत हो गई? कैसे? राधा मोहन जी ने उन्हें गोली मार दी। और कैसे? ये कैसे हो सकता है? वह गोलियां तो नकली थी। भला नकली गोली से कोई कैसे मर सकता है? नहीं मर सकता। फिर? जाहिर है गोलियां असली थी। असली गोली? पर क्यों? रिवॉल्वर में तो नकली गोलियां थी। मैं ही तो लाया था परसों दोपहर को, जब मैं पेपर से साइन लेने के लिए सेठ जी के घर गया था और अक्षय का फोन आया था। अक्षय से फोन पर बात करने के बाद सेठ जी ने मुझसे ही नकली गोलियां मंगवाई थी। मैं खूब चेक करके लाया था। दीक्षा की मौत जिस गोली से हुई है वह गोली असली है। मैंने रिवॉल्वर चेक किया, उसकी बाकी की सारी गोलियां असली थीं। ये गजब कैसे हो गया, भगवान जाने। अपने आप तो हुआ नहीं होगा, जरूर किसी ने गोलियों में अदला बदली की है। जगजीवन का शरीर हल्का सा कांपने लगा था। कौन कर सकता है ऐसे? उसने सहमे हुए स्वर में पूछा। बिना स्वार्थ के तो आजकल कोई भी नहीं जीता। मतलब भाई, गोलियों में अदला बदली तो उसी ने की होगी जिसे दीक्षा की मौत में अपना स्वार्थ सिद्ध होता नजर आ रहा होगा। लगा जगजीवन कुछ गंभीरता से सोचने लगा था। ऐसा स्वार्थी कौन हो सकता है? अनोखे लाल ने जगजीवन पर नजरें गड़ाते हुए बोला। जगजीवन ने सर उठाया। आप हो सकते हैं। क्या? वही स्वार्थी आदमी। व्हाट नॉनसेंस! जगजीवन क्रोध में चीख पड़ा। नॉनसेंस क्यों? अनोखे लाल पर उसके चीखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पूर्ववत बैठा सहज भाव से बोला, आपको प्लान पहले से ही पता था। रिवॉल्वर की नकली गोलियां आप लाए। पता भी था कि रिवॉल्वर और नकली गोलियां कहां रखी जाती हैं। फिर सेठ जी के तो आप जिगरी मित्र हैं, गोलियां बदलना तो आपके लिए एकदम आसान रहा होगा। आप ये सब क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आप मन ही मन सेठ जी से और उनकी बेटी दीक्षा से ईर्ष्या करते हैं। मैं उनसे ईर्ष्या क्यों रखूंगा? क्योंकि आपके बेटे मनीष की शादी दीक्षा से नहीं हो पाई थी ना।
आपका करोड़पति बनने का सपना सच नहीं हो पाया इसलिए? जगजीवन सन्न रह गया और गुस्से में बोला, और इसीलिए मैं सेठ जी और दीक्षा से जलने लगा। और क्या, इसीलिए मैंने रिवॉल्वर की गोलियां बदल दी, क्योंकि मुझे वैसा करने की खूब सहूलियत हासिल थी। गोलियां बदलना तो मेरे लिए भी इजी था, क्या बड़ी बात है। सब बकवास है। जगजीवन चीख पड़ा, आपके खुराफाती दिमाग का फितूर है सब। ऐसा? हाँ, मेरे बेटे की शादी दीक्षा से नहीं हुई इसका मुझे कोई मलाल नहीं है, जबकि पहले सेठ जी ने शादी की हामी भरी थी। पर मुझे नहीं पता था कि वह यह सब दीक्षा को भड़काने के लिए कर रहे हैं। तब मुझे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बाद में बताया गया। मैंने मनीष को शादी की बात फोन पर बता दी थी, पर कुछ देर बाद जब सेठ जी ने मुझे बताया कि मनीष दीक्षा की शादी की बात उन्होंने दीक्षा को भड़काने के लिए की थी, वरना वे दीक्षा की शादी अक्षय से ही कराएंगे, मैं उस समय भौचक्का रह गया। सेठ जी ने बताया कि उन्होंने दीक्षा को सुधारने के लिए अक्षय के साथ भगाने का प्लान किया है। तो मैंने धीरज रख लिया, क्योंकि सेठ जी की खुशी में ही मेरी खुशी है। उनके मुझ पर एहसान है, उनके बुरे के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो राधा मोहन जी के लिए गोलियों की खरीद फरोख्त तो आप ही करते थे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे राधा मोहन जी कोई अंडरवर्ल्ड डॉन हो और उनका कारोबार गोलियों से चलता हो। अरे, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, अनोखेलाल शांत स्वर में बोला। मेरा मतलब था कि जब भी उन्हें गोलियों की जरूरत, मैंने बताया ना कि वह कोई गुंडे मवाली या अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है कि उन्हें गोलियों की जरूरत पड़ती रहे गैंग वॉर के लिए। उन्होंने तो जब रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवाया था तभी जो गोलियां खरीदी थी वे उनके पास आज भी रखी हुई हैं। 2-1 रिवॉल्वर चेक करने के लिए भले ही चलाई गई हों। आपका मतलब उन्हें गोलियों की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद की सुरक्षा के लिए। खुद की सुरक्षा के लिए उनके बॉडीगार्ड है ना, और जिसके पास खुद की रिवॉल्वर है। पर मेरी याददाश्त से तो उन्हें भी कभी गोलियां नहीं चलानी पड़ी। सेठ जी अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर बहुत कम ही रखते हैं अपने पास। ठीक, मगर फिर भी अगर उन्हें गोलियों की जरूरत पड़े तो क्या वे गोलियां लाने के लिए आपको ही भेजेंगे? उनके ज्यादातर काम मैं ही देखता हूं। यानी आपको ही भेजते। आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? जगजीवन पहले से ही चिढ़ा बैठा था, चिढ़ते हुए बोला, आप यह तो नहीं सोच रहे हैं कि गोलियां लाने के लिए मैंने ही सेठ जी पर दबाव डाला ताकि वह मुझसे ही गोलियां मंगवाएं और मुझे उन्हें बदलने का मौका मिल जाए? दबाव बनाने की क्या जरूरत, जब ज्यादातर सेठ जी काम आपसे ही करवाते हैं। दूसरे, आपको जब प्लान के बारे में सब कुछ बताया ही गया था तो जाहिर है कि नकली गोलियां आपसे ही मंगवाते। जगजीवन ने गहरी सांस भरकर छोड़ी। यानी मैं मनीष की शादी दीक्षा से ना हो पाने की वजह से सेठ जी और दीक्षा से जलने लगा, उनसे बदला लेना चाहता था। और प्लान जानने के बाद जब सेठ जी ने मुझसे गोलियां मंगवाई तो मैं नकली की जगह असली गोलियां लेकर आया। आप यही कहना चाहते हैं ना? टूटे हुए स्वर में जगजीवन बोला। अनोखेलाल कुछ नहीं बोला, बस उसे ताकता रहा। आपको किसने बताया कि सारा प्लान मुझे पता था? नकली गोलियां मैं ही लाया? सोचिए। सेठ जी ने? हाँ। उन्होंने कहा कि मैंने गोलियां बदली? अगर उन्होंने कहा होता तो आपसे इस समय पूछताछ पुलिस कस्टडी में होती। अनोखेलाल ने कड़े स्वर में रुक कर कहा, फिर पूछा, कहां से खरीदी थी? जगजीवन ने बताया। आप मुझ पर इसलिए शक कर रहे हैं क्योंकि मुझे प्लान पता है ना? गोलियां वही बदल सकता है जिसे प्लान के बारे में पहले से पता हो, पर मैं इकलौता शख्स नहीं हूं जिसे प्लान पता था और भी मुझे मालूम है। अनोखेलाल उठ बैठा। उन्हें भी चेक कर लूंगा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। बातचीत में सहयोग करने के लिए शुक्रिया, चलता हूं। जगजीवन को परेशानी की हालत में छोड़कर वह वहां से रुखसत हो गया।